Hello students, welcome back to Prapon. Today's current affairs from the Hindu and Indian Express, 29th November. Few important topics. First is, so I have written them in the first page. Is still a nightmare for domestic violence survivors. एक एडिटोरियल है हिंदू का. चाइना में एक पेरेनियल राइस का रिसर्च डेवलपमेंट हुआ है, वो बहुत यूजफुल है, उसके बारे में है द मिंट से. एनजेएसी के ऑर्डर को लेकर ही सेंट्रल गवर्नमेंट जजेस के अपॉइंटमेंट को डिले कर रही है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है. एक ये है और दो छोटे छोटे आर्टिकल हैं वो डिस्कस करेंगे. जीएम मस्टर्ड पे एक एडिटोरियल है बट वो हम काफ़ी पहले डिस्कस कर चुके हैं और नथिंग न्यू इज देयर इन दैट पर्टिकुलर आर्टिकल. चलिए डिस्कस करते हैं. पहला इंपॉर्टेंट कॉलम है स्टिल ए नाइटमेयर फॉर डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर्स. डोमेस्टिक वायलेंस इज ए वेरी कॉमन फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी वेदर इट इज अर्बन एरिया और रूरल एरिया. ये बहुत रैम्पेंट है, कई जगह देखा गया है. सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड पुअर होता है वहाँ तो होता ही है. इवन जो बहुत संभ्रांत परिवार होते हैं, अर्बन एरियाज हैं, वेल्दी हैं, वहाँ भी डोमेस्टिक वायलेंस देखी जाती है. उसके बारे में है. ऑथर का यह कहना है कि जस्ट अहेड ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन नवंबर 25 को, उससे पहले कुछ जो इंसिडेंट वगैरह अखबार में रिपोर्ट हो रहे हैं उसको बेस बना के ही इज टॉकिंग ऑफ कि क्या वो वजह है जिससे होती है, क्यों ये चीज़ परपेट्रेट होती जा रही है, क्या हो सकता है इसके बारे में. ही टॉक्स ऑफ ए वेरी इंपॉर्टेंट लॉ जो 2005 में सरकार ने पास किया था. डोमेस्टिक वायलेंस इज ए पनिशेबल ऑफेंस अंडर इंडियन लॉ. इट इज़ अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. और जो कुछ इसके बारे में बताया है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5वां हुआ है 2019 से 2021 में, उसके कुछ डेटा को लेकर बताया है क्यों महिलाएं जो इसको सफ़र करती रहती हैं, नहीं पुलिस के पास जाती हैं और क्यों नहीं हेल्प लेती हैं, क्यों सहती रहती हैं, इसके बारे में कुछ आर्टिकल ने लिखा है. इसको मैंने एक जिस्ट के तौर पे आपको बताने की कोशिश की है, वो बताता हूँ. वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 कहता है कि एज पर दिस पर्टिकुलर सर्वे 33% ऑफ वीमेन, 33% रादर 32 लिखा हुआ है उसमें, ऑफ वीमेन दे हैव एनकाउंटर्ड वायलेंस एट द हैंड्स ऑफ देयर हस्बैंड्स फ्रॉम इन देयर अंटिल द एज ऑफ 49. मैरिड लाइफ में ये पर्टिकुलर वायलेंस एनकाउंटर करती हैं. और अर्बन एरियाज में ये रूरल में ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू अर्बन एरियाज. अर्बन एरियाज में भी इसकी प्रेवलेंस हुआ करती है एंड दे यूजुअली सफर फ्रॉम इमोशनल वायलेंस और फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस. आउट ऑफ दिस 33 रिपोर्टेड बाय दिस सर्वे ओनली 14% ऑफ देम हैव सॉट हेल्प. इनमें से 14% ही हिम्मत कर पाई हैं जो हेल्प इसकी ले पाई हैं. कानून है, कानून की एक्सेस नहीं है. ये बहुत जनरल फैक्ट है इंडियन सोसाइटी का. कानून तो बहुत सारे हैं, हर चीज़ को एड्रेस किया गया है लॉ सिस्टम में, बट कानून तक पहुंच नहीं है. कहीं कानून बहुत कठिन है, कहीं जो स्टेट एक्टर्स हैं वो बीच में आ जाते हैं या कहीं हिम्मत नहीं कर पाते हैं. इसलिए कुछ महीने पहले जो सीजीआई थे उन्होंने बोला था कानून का होना भर सफिशिएंट नहीं है, कानून का पालन होना, कानून तक सबकी पहुँच होना, कानून की भाषा आसान होना, उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना आसान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तभी रूल ऑफ लॉ कायम होगा. उसी संदर्भ में कह रहे हैं कानून हुआ करता है, उसका फ़ायदा नहीं है लोगों को. कानून की बात करें तो ये लॉ 2005 में पास हुआ था, प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वीमेन एक्ट 2005 में, जो सिविल भी है क्रिमिनल, मतलब दोनों एस्पेक्ट को ये डील करता है, सिविल एस्पेक्ट भी और क्रिमिनल एस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंस. यहाँ पर कई सारे फीचर्स के साथ साथ यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें तो सिर्फ ये नहीं है कि जो हस्बैंड परपिट्रेट करता है वीमेन के ऊपर, इवन जो और फैमिली मेंबर्स हैं वो भी करते हैं. इवन द वीमेन फोक ऑफ द फैमिली इफ दे डू दिस पर्टिकुलर थिंग, वो भी लायबल हैं पनिशमेंट के लिए. सिर्फ हस्बैंड वाइफ की वायलेंस की बात नहीं है, इन जनरल महिलाओं के खिलाफ कोई भी वायलेंस होती है, इवन बच्चे भी करते हैं पेरेंट्स के खिलाफ, वो भी इसमें कवर हो जाता है. इवन लिव इन पार्टनरशिप्स होती हैं वो भी इसमें कवर होती है. ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है बट इसका पालन नहीं हो पाता है. इस चीज़ को देखें तो यहाँ पर रिस्पॉन्सेज जब सर्वे किया गया महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल वगैरह में, तो वहाँ पर रिस्पॉन्सेज आए कि हेल्प क्यों नहीं लेते हैं. तो महिलाओं के आंसर कुछ इस तरीके से हैं. एक तो वो फैमिली पे बर्डन नहीं बनना चाहती, जो सिस्टम है उसी में चलते रहना चाहती हैं. फैमिली पे बर्डन हो जाएंगी अगर वो वापस घर जाएंगी, ये उनकी व्यक्तिगत समस्या है, इससे फैमिली को क्यों घसीटा जाए. और फैमिली की डिग्निटी डाउन होगी, डिक्लाइन होगा, फैमिली के जो डिग्निटी है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी. और होप करती रहती हैं, आशावादी हैं कि कल चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी. दूसरी सोशल कंडीशनिंग, कुछ रिस्पॉन्सेज ऐसे भी आए जहां बोला गया सोशल कंडीशनिंग उनकी ऐसी है महिलाओं की कि वायलेंस होना तो एक
भारतीय समाज की आम बात है, ये तो इतना चलता ही है। ये जो सोशल कंडीशनिंग है, ये सब कुछ कारण दिखाई दिए। कई जगह तो महिलाओं ने ये कहा कि जो पुलिस है वही प्रॉब्लम का पार्ट है। जब उनके पास कंप्लेंट लेके जाते हैं तो वो उस घर में वापस भेज देती हैं और कहते हैं आप एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। यूजुअली पुलिस का एक नेचर ये होता है कि वो कंप्लेंट या एफआईआर लॉन्च करने से बचते हैं, क्योंकि उनको फिर उसका रिजोल्यूशन भी दिखाना पड़ता है। तो उनके अनुसार, महिलाओं के रिस्पॉन्सेज के अनुसार, पुलिस ही प्रॉब्लम का पार्ट हुआ करती है। जबकि कानून ये कहता है कि इस पर्टिकुलर कानून में कि पुलिस को कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी और इशू को प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को रेफर करना पड़ेगा। कानून के अंदर सोसाइटी में या डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेक्शन ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएंगे। वो सब नहीं हो पाता है। बहुत से राज्यों में होते ही नहीं हैं, अभी तक अपॉइंट ही नहीं हुए हैं। जहाँ होते हैं वो अंडर रिसोर्स्ड हैं, अंडर स्टाफ्ड हैं या इनकॉम्पिटेंट हैं, वो उस पद पर रहने लायक नहीं हैं। ये सारी समस्याएं निकल के आती हैं। ये डोमेस्टिक वायलेंस की इशू है, उसके बारे में एक पर्टिकुलर आर्टिकल है। इंडिया ने कन्वेंशन सीडो, जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है और डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, वो भी रेटिफाई किया हुआ है। स्टिल कंडीशंस आर डिफ़िकल्ट। सर्वे कहता है कि 1/3 महिलाएं तो जिंदगी अपने मैरिड जीवन की लाइफ में ये वायलेंस सफ़र कर लेती हैं। तो दिस आर्टिकल इज़ अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। अगला आर्टिकल लाइव मिंट में आया है। चाइना ने रिसर्च की है और एक पेरेनियल क्रॉप, राइस की क्रॉप की प्रजाति को उगाया है, उसके बारे में आर्टिकल है, उसे देख लेते हैं। रिसर्च एट द यूनान यूनिवर्सिटी हैव डेवलप्ड अ वैरायटी ऑफ पेरेनियल राइस नेम्ड PR23। PR23 पिछले 1 महीने से चर्चा में है। इसके बारे में एक द मिंट में आर्टिकल आया है, उसमें कुछ बातें शेयर करता हूँ। PR23 एक पेरेनियल राइस है, क्रॉस ब्रीडिंग रेगुलर एनुअल राइस ओराइजा सतीवा विद वाइल्ड पेरेनियल वैरायटी फ्रॉम अफ्रीका। एक एशियन अफ्रीकन राइस के हाइब्रिड से ये बनाया गया है। पेरेनियल राइस का मतलब है कि जो रेगुलर राइस होता है वो हर साल प्लांट किया जाता है, हर साल उसको बोया जाता है और हर सीजन में बोया जाता है। जबकि PR3 8 कंसेक्यूटिव, मतलब कम से कम इसकी क्रॉप्स हो सकती हैं हर 4 साल में। इसको आप हार्वेस्ट एक बार लगा देंगे, आप इसे बार बार हार्वेस्ट कर सकते हैं, रीसीडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसकी प्लांट्स ग्रो स्ट्रॉन्गर रूट्स आफ्टर ईच हार्वेस्ट। PR23 yields reported at 6.8 टन्स पर हेक्टेयर आर कंपेरेबल टू द रेगुलर इरिगेटेड राइस। जो रेगुलर राइस होता है वो 6.7 टन्स पर हेक्टेयर होता है, ये 6.8 टन्स पर हेक्टेयर होता है। बट ये है, उसे हर बार बोना पड़ता है, इसे बार बार बोना नहीं पड़ता। बट ग्रोइंग it is much cheaper since it requires less labor, seeds and chemical inputs। Obviously जब बार बार नहीं बोना पड़ेगा तो लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी। एक वजह यह भी है, चाइना में ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा है, यंग पीपल, महिलाएं और बच्चे, ओबियसली वहाँ की पॉपुलेशन डिक्लाइन होती जा रही है और यंग लोग वहाँ पर कम है, जो उनकी चाइल्ड पॉलिसी रही है पिछले कुछ सालों में। तो ये भी रिसर्च की एक वजह हो जाती है कि नेसेसिटी होती है तो उसके लिए काम करना ही पड़ता है। तो ऐसा है कि एक बार बोने के बाद 4 साल तक इसकी उगाई करते रहेंगे। 2021 में इस पे ये एक्सपेरिमेंट हुआ, लंबे समय तक चल रहा था, बट 2021 देयर वैरायटी वाज ग्रोन बाय मोर देन 44,000 फार्मर्स इन सदर्न चाइना। डज इट हैव एनी अदर बेनिफिट्स? अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च फाइंडिंग्स रिपोर्टेड इन द जर्नल नेचर सस्टेनेबिलिटी इन नवंबर, ग्रोइंग पेरेनियल राइस ओवर अ पीरियड ऑफ 4 years रिजल्टेड इन रिमार्केबल एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। इससे जो कार्बन फिक्सेशन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन है सॉइल में, वो ज़्यादा हो जाता है। द पेरेनियल वैराइटीज वर प्रिफर्ड बाय फार्मर्स एज इट सेव 58% इन लेबर एंड 49% इन अदर इनपुट कॉस्ट ओवर ईच रीग्रोथ साइकिल। एक इकोनॉमिक कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, वो यूजफुल है, लेबर कॉस्ट में कमी आती है, पैसे अदरवाइज बचते हैं, रीसीडिंग नहीं करनी पड़ती, सीड नहीं खरीदने पड़ते हैं और इन्वायरमेंट को भी फायदा होता है। रिसर्चर्स क्लेम इट कैन ट्रांसफॉर्म फार्मिंग बाय इम्प्रूविंग लाइवलीहुड्स, इनहेंसिंग सॉइल क्वालिटी एंड बाय इंस्पायरिंग रिसर्च एंड अदर ग्रेन्स। इसका मतलब है और ग्रेन्स में भी कॉपी की जा सकती है, इसको फॉलो कर सकते हैं, हर तरीके के फायदे हैं। वाई इज द डिस्कवरी ऑफ न्यू वैरायटी सिग्निफिकेंट? क्यों ये सिग्निफिकेंट है? राइस फीड्स अबाउट हाफ ऑफ द वर्ल्ड। सबसे जो मेन स्टेपल डाइट है पूरी दुनिया की वो चावल होता है। इट्स फार्मिंग एंड कंजम्पशन आर प्राइमरीली इन एशिया। एशियन पार्ट में ज़्यादा पैदा होता है, कंज्यूम होता है। अकॉर्डिंग टू प्लांट जेनेटिस्ट चन्ना प्रकाश ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, मोस्ट क्रॉप्स ग्रोन टुडे वर वंस पेरेनियल। शुरुआत में उनका कहना है सारी ही पेरेनियल होती थी, एक बार बोने के बाद बार बार काट सकते हैं, लेकिन इनको एनुअल बना दिया गया, शॉर्ट ड्यूरेशन बना दिया गया टू मेक देम मोर प्रोडक्टिव। ज़्यादा खेती हो जाए इसलिए इनको एनुअल बना दिया गया।
पेरेनियल राइस कुड बी ट्रांसफॉर्मेशनल इनोवेशन ऑफ इट प्रूव्स टू बी इकोनॉमिकली सस्टेनेबल। हर तरीके से फायदेमंद दिखाई देती है। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक चाइना टू डेवलप इट? एक छोटी सी बात, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। स्टिल आफ्टर ए फेल्ड अटेम्प्ट इन 1970s, वर्क ऑन पेरेनियल राइस बिगेन इन अर्ली 90s एट द यूनिवर्सिटी। 1995-2001 के बीच में इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट एट फिलीपींस में जो ये हुआ करता है, initiated this project where young master's students from China this worked on perennial rice breeding. The project was terminated in 2001 due to fund cuts after completing his PhD etc etc। वो उसके बारे में बता रहे हैं। भारत के लिए लर्निंग्स क्या है? इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर। भारत दुनिया में चावल पैदा करने वाला सबसे बड़ा देश है चाइना के बाद, और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है विद 40% शेयर इन ग्लोबल ट्रेड। दुनिया के ट्रेड में 40% शेयर भारत का होता है। इट इज ग्रोन ड्यूरिंग बोथ समर एंड विंटर क्रॉप। पेरेनियल राइस कैन रिड्यूस द ट्रेजेडी ऑफ एनुअल ट्रांसप्लांटेशन, जो हर साल इसको ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, उससे बच जाएंगे भारतीय। ए बैक ब्रेकिंग टास्क जनरेट सेविंग्स ऑन सीड्स एंड अदर इनपुट्स ऑल्सो। चाइनाज अर्ली सक्सेस अनदर लेसन फॉर इंडिया। भारत के लिए एक ये तो फायदे हो ही गए, साथ साथ एक लेसन ये भी है कि टू रेज इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक रिसर्च एंड एग्रीकल्चर साइंसेज, दिस कैन हेल्प काउंटर द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड फूड सिक्योरिटी। भारत को अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड बढ़ाना पड़ेगा, जैसे चाइना ने किया है ऐसे इंडिया भी कर सकता है। तो दिस इज समथिंग अबाउट पेरेनियल राइस 23 जो चाइना ने रिसर्च करके बनाया है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, उसका फायदा इंडिया भी उठा सकता है। राइस इज द स्टेपल क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। एक ही छोटा सा आर्टिकल है, आगे देख लेते हैं। चलिए, आपको पता है पिछले लंबे समय से और कुछ दिनों से खासतौर से सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच में प्रॉब्लम चलती ही रहती है, लेकिन यहाँ पर एक इशू ये निकल के आई है कि जो रिकमेंडेशंस कोलिजियम से जाती हैं सरकारों के पास, सरकार उस पर बैठ जाती है, कहती है उसे पास नहीं करती है और अपना काउंटर लगाती रहती है। इस पे बोला है सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने, एंग्विश ओवर एनजेएसी ऑर्डर बिहाइंड पोस्टिंग डिलेज। सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम आपको पता है फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, ये आपको पहले भी डिस्कस किया है मैंने। सुप्रीम कोर्ट जजेस आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं, ये आपको पता है, और राष्ट्रपति डज इट ऑन द एडवाइस ऑफ कोलेजियम सिस्टम। और कोलेजियम सिस्टम के बारे में आपको पता है फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस एंड थर्ड जजेस केस 1982, 1994, 1998, इसके तहत एक इसमें कोलेजियम सिस्टम डेवलप हुआ था। यहाँ पर थोड़ा एक्सपेंशन हो गया, जिसमें एक कोलेजियम होता है जिसमें सीजीआई होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं। ये जो एडवाइस देते हैं सरकार को, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को, वो प्रेसिडेंट के पास जाती है। ये हो सकता है कि जो एडवाइस दी गई है कोलेजियम की, वो एक बार सरकार वापस भेज सकती है, लेकिन कोलेजियम वही एडवाइस अगर वापस भेजती है तो सरकार को साइन करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, मतलब कोलेजियम की एडवाइस पे सरकार सालों साल बैठ सकती है। इसको इशू करने के लिए, इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए कई बार ये बात उठी है कि क्यों ना मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को रीडिफाइन कर लेते हैं, जिसमें ये कि सरकार कितने दिन में अपनी बात कहेगी, सरकार को अपना व्यू कितने दिन में देना है। इसलिए देखा गया है कि लंबे समय तक सरकार बैठी रहती है। ये टसल जुडिशरी और सरकार के बीच में लंबी है, इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की थी। तो फर्स्ट जजेस केस में तो ये बोला गया था कि सरकार की ही बात प्राथमिकता रखती है, बट यहाँ पर ये चेंज हुआ। ये बोला गया कि जो सीजीआई हैं वो एक इंस्टीट्यूशन के तौर पे काम करते हैं, मल्टीपल व्यूज़ और जजेस की बात लेके वो बात करेंगे। यहाँ पर जो कोलेजियम था उसे 4 जजेस के साथ मिलाकर, सीजीआई तो होते ही हैं, इनको मिलाकर जो राय दी जाएगी वो होगी। तो सरकार का ये कहना है कि जो जुडिशरी है वो खुद ही अपने आप को अपॉइंटमेंट कर लेती है। इस संदर्भ में सरकार ने एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन की बात की थी, एनजेएसी। ये एक अमेंडमेंट किया था संविधान में, जहां आर्टिकल 124 कैपिटल ए बी सी ये सब डाले गए थे, जिसके तहत एनजेएसी बनाया जाएगा। और एनजेएसी में सरकार ने अपनी भूमिका को बढ़ाने की कोशिश की थी, हमारी भूमिका के बिना अपॉइंटमेंट ना हो पाए, लेकिन उसको 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू करके थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के तहत खारिज कर दिया, ये बोलते हुए एनजेएसी का इनकॉर्पोरेशन इज अगेंस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी विच इज पार्ट ऑफ जुडिशियल विच इज पार्ट ऑफ। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस एनजेएसी के अमेंडमेंट को खारिज कर दिया था, ये कहते हुए कि एनजेएसी का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट जजेस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में सरकार अपना दखल चाहती है, बराबरी का दर्जा चाहती है या दखल चाहती है, अपने हिसाब से जजेस को अपॉइंट करना चाहती है, तो ये अगेंस्ट
इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है विच इज़ पार्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, तो ये खारिज हो गया था। तो वही आज बोला है सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कि शायद एनजेएसी का फेल्योर है जो सरकार को इंस्टिगेट कर रहा है कि वो इस पे बैठ जाएं और बात ना करें और आगे ना बढ़ाएं हमारे रिकमेंडेशंस को। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम है, इसका रिजोल्यूशन बहुत ज़रूरी है। लिटिगेशन, बहुत सारी वैकेंसीज हाई कोर्ट्स में होती हैं, 4 करोड़ से ज़्यादा केसेस हमारी कोर्ट्स में लंबित हैं, पेंडिंग हैं, और उसकी वजह यह है रिक्वायर्ड स्टाफ, रिक्वायर्ड जजेस वगैरह नहीं होते हैं। सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेचर जुडिशरी की लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सफ़र करता है, और न्याय ना मिलना एक गलत चीज़ होती है, न्याय समय पर ना मिलना और भी गलत चीज़ होती है। रूल ऑफ लॉ कायम नहीं हो सकता, इसलिए इस इशू का रिजॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज वन पर्टिकुलर थिंग, एक ये आर्टिकल है। चलिए अगली न्यूज छोटी सी है। इंडियाज फर्स्ट बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, शाक्य गसन, चीफ मॉन्क ऑफ द वर्ल्ड बुद्धिस्ट पोप एसोसिएशन ऑफ साउथ कोरिया विल ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी एट मनुबंकुल इन साउथ त्रिपुरा। त्रिपुरा में बनने जा रही है भारत की पहली बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। द धम्मदीप इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी एक्सपेक्टेड टू बिकम द फर्स्ट बुद्धिस्ट रन यूनिवर्सिटी इन इंडिया। बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं, बट ये बुद्धिस्ट लोग ही चलाएंगे, ऐसी पहली भारत में यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। इट विल ऑफर बुद्धिस्ट एजुकेशन अलॉन्ग विद कोर्सेज इन अदर डिसिप्लिन्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम एज वेल। बुद्धिस्ट स्टडीज़ तो होंगी और भी स्ट्रीम्स की पढ़ाई यहाँ पर कराई जाएगी। इट विल बी रन बाई बुद्धिस्ट ओनली। तो ये त्रिपुरा में बनने जा रही है भारत की पहली बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी। महात्मा गांधी का बस्ट यूनाइटेड नेशंस लगाया गया है, ये छोटी सी न्यूज़ है। A bust of Mahatma Gandhi will be inaugurated as a gift from India to the United Nations during India's presidency of Security Council next month। भारत सिक्योरिटी काउंसिल के जो वो टेम्पररी मेंबर्स होते हैं उसमें प्रेसिडेंसी भारत के पास आ जाएगी अगले महीने, तो इंडिया एक गिफ्ट दे रहा है यूएन को, वहाँ पे बस्ट इंस्टॉल की जाएगी। इट विल बी द फर्स्ट स्कल्पचर ऑफ महात्मा गांधी टू बी इंस्टॉल्ड एट द वर्ल्ड्स बॉडीज हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क, दैट विल बी प्लेस्ड एट एक्सपेंसिव नॉर्थ लॉन। तो जो हेडक्वार्टर्स है यूएनओ का, वहाँ पर ये बस्ट गांधी जी की पहली है जो लगाई जाएगी। इट हैज़ बीन मेड बाय इंडियन स्कल्प्टर राम सूतर ने बनाई है, जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाई है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात में है, तो उन्होंने बनाई है। भारत इसे गिफ्ट कर रहा है और यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ये लगाई जाएगी। इसके अलावा और भी वहाँ पर ऐसे आर्ट वर्क लगे हुए हैं, जैसे कि बर्लिन वॉल का एक हिस्सा लगा हुआ है, जर्मनी ने दिया था। सोवियत स्कल्पचर लेट अस बीट सोर्ड्स इनटू प्लोशेयर्स, एक ये रशिया ने यूएसआर ने दिया था। लाइफ साइज ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका ने दी थी। एंड गुर्निका टेपेस्ट्री आफ्टर पेंटिंग गुर्निका बाई पैब्लो पिकासो, ये सब वहाँ लगी हुई हैं। इन मास्टरपीसेस के साथ गांधी जी का बस्ट भी वहाँ पर लगा दिया जाएगा। द ओनली अदर गिफ्ट फ्रॉम इंडिया ऑन डिस्प्ले एट द यूएन हेडक्वार्टर्स इज एन 11th सेंचुरी ब्लैक स्टोन स्टैच्यू ऑफ सूर्य। इसके अलावा जो इससे पहले जो भारत ने गिफ्ट दिया है इस तरीके का जो वहाँ पर डिस्प्ले में है, वो ब्लैक स्टोन में सूर्य की एक स्टैचू है जो कि 1982 में दी गई थी। और ये पाल काल जो 8th से 10th सेंचुरी में बंगाल में जो पाल डायनेस्टी होती थी, पालाज ऑफ बंगाल, उनके समय की बनाई हुई है जो यहाँ पर डिस्प्ले की जा रही है। तो दिस इज समथिंग अबाउट करंट इश्यूज फ्रॉम वेरियस न्यूज़पेपर्स टुडे, हिंदू एक्सप्रेस एंड ऑल्सो लाइव मिंट फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स। तो ये इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। होप यू आर एंजॉइंग दिस सेशंस। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।